हर तरफ से बताया जा रहा है कि ये समझौता ऐतिहासिक है। आपके हिसाब से क्या बात इसमें छूट गई जिसको लेकर आप लोग इस समझौते से नाराज हैं? अफसर जावेद हमारे पास आए और बोले कि सर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि टाटा मोटर्स पिछले पिछले 3 दशकों से या उससे ज़्यादा समय से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करती रही थी। 240 दिन से पहले आप जानबूझ के उसको हटाते हैं, 230 दिन में हटा दिए, 225 दिन में हटा दिए और फिर अगले साल उसको ले आते हैं और फिर उसी जॉब में उसको रखते हैं। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि आप डिलीवरेटली कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि 230 दिन, 25 दिन, 220 दिन भी कंप्लीट होने के बाद उसको माना जाएगा कि उसने 240 दिन कंप्लीट किया और उसने स्थायी होने की अर्हता प्राप्त कर ली। इसका जो एप्लीकेशन था डीएलसी के पास, उस पर डीएलसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो पॉन्टिफिकेट कर रहा है, कानून समझा रहा था आपको और जजमेंट पढ़ रहा था। डीएलसी को, एलसी को सबको पता था, चीफ मिनिस्टर को सबको पता था कि टाटा मोटर्स पिछले 30 सालों से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है। उस पर कोई एक्शन उन लोगों ने नहीं लिया। इनके कोनाइवेंस के चलते मजदूर डरते हुए रहे और साथ में इनके गुंडे हैं। जो इनका ट्रेड यूनियन है वो तो गुंडों का, दलालों का एक गैंग है। ये सारा एक जो षड्यंत्र है और ये सारा जो सिस्टम है जिसमें डीएलसी शामिल है, एलसी शामिल है, टाटा मोटर्स है, पुलिस वाले हैं, है ना, उसके बाद ये ट्रेड यूनियन वाले हैं, इन सब का एक गैंग है। उसके बाद क्या कहा? इन सच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट डायरेक्ट्स द रेस्पोंडेंट। किसको डायरेक्शन दिया? डीएलसी को दिया। डीएलसी को कहा कि टेक द ग्रीवांस ऑफ द पिटिशनर टू अ लॉजिकल एंड। किसने लॉजिकल एंड पर नहीं ले गया? डीएलसी नहीं ले गया। ये जो चोर बैठा हुआ है डीएलसी, वो नहीं ले गया इसको लॉजिकल एंड पे। कौन कह रहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रही है। तो डीएलसी को क्या कहा गया? डीएलसी को कहा गया कि तुम एग्जामिन करो कि अफसर जावेद का मसला टाटा मोटर्स पुणे प्लांट के जो मजदूर जो गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनके मसले की तरह है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं। अगर है तो तुमको एनफोर्स कराना है लॉ को। तुम्हारे अंडर में है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, तुम तो ऊपर में हो, तुमको तो और भी ज्यादा एनफोर्स कराना है, तो एनफोर्स कराओ। तो इसने क्या किया? डीएलसी ने एक चिट्ठी लिखी टाटा मोटर्स को और कहा कि 2700 लोगों को आप परमानेंट कैसे करेंगे, उसकी योजना हमको बताइए। योजना चाहिए इसको। अब पहले बताइए कि ये चिट्ठी उसने कैसे भेजा, उसको पावर किसने दिया? एक इंटरव्यू आपने किया था शायद किसी का या किसी दूसरे ने किया, तो उसमें महिलाएं बोल रही है 15 साल से मैं 22 हूं। अरे यूनियन की, हाँ, मैं 15 साल से 22 में काम कर, अरे ये तो प्रूफ हो गया। उसको लगाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी। उस इंटरव्यू को हम लगाने वाले हैं हाई कोर्ट में एफिडेविट में कि ये तो कह रही है महिला 15 साल से 22 में, मतलब 22 में है, मतलब हमको अस्थायी मजदूर बना के रखा गया है, नहीं तो 15 साल तुम कैसे काम करोगी? तो 900 आदमी को आप कर दीजिए परमानेंट, 1800 लोगों के खिलाफ आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चलाते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हु हैज ऑथराइज्ड हिम? ब्लडी अंडर व्हाट लॉ ही अपीयर्ड इन दिस? ये एलसी घुसा कैसे? इसको तो इसी बात पर इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए कि टाटा मोटर्स ने इसको कितने पैसे दिए और इसको जेल भेजना चाहिए, इसको भी और डीएलसी को भी, दोनों को। डीएलसी ने जो किया और एलसी ने किया है जो एग्रीमेंट, वो भी डीएलसी और एलसी अपने घर ले जाएं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएलसी ने ये चिट्ठी लिख के अपने हाथ काट दिए और वो चिट्ठी लीगली बिल्कुल सही है। क्या कहा उसने टाटा मोटर्स को कहा कि बताओ कितने दिनों के अंदर में तुम 2700 लोगों को परमानेंट करोगे, तुम्हारी योजना क्या है? उसने अपना हाथ काट दिया, अपना भी और डीएलसी का भी, सबका। कुछ चेंज इस चिट्ठी में नहीं हो सकता है और इस चिट्ठी के हिसाब से और इस आदेश के हिसाब से उसको 3 महीने के अंदर में 2700 लोगों को परमानेंट करवाना था और 2700 लोगों को बैक वेजेस दिलाना था। दिस कंप्लीट नॉनसेंस, दिस इज इन द माइंड ऑफ दिस एलसी एंड डीएलसी हु आर जस्ट करप्ट पीपल। गो एंड लेट देम। है हिम्मत मेरे खिलाफ, हम तो कह रहे हैं कि करप्ट है, बेईमान है, दोनों करेगा मेरे खिलाफ क्या नाम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। है हिम्मत, हम बोल रहे हैं कि करप्ट है, पैसा लेके किया है ये एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट का लीगली कोई वैल्यू नहीं है। एक सवाल ये है कि आप तो एक आदमी के लिए गए थे, उन्होंने 2700 का रास्ता बना दिया और उनका ये भी कहना है कि हमने 2700 लोगों के लिए हमने रास्ता बनाया। और आगे का क्या आपका निर्णय? आप क्या चाहते हैं कि एक आदमी की वजह से 2700 लोगों की नौकरी खतरे में चली जाए? कि इसको करवा देता तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं पूरा, क्योंकि तुरंत चले जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत ऑर्डर पास कर देती उनके पक्ष में। उसको ये करना नहीं था। उसने टाटा मोटर्स वाले जा रहे थे उनके पास, टाटा वाले तो यही करते हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो चोर है, चोर कंपनी है। पहुंच गया, रास्ता निकालिए कुछ। तो डीएलसी ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीरो तो नहीं हो सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हमारे साथ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं और बात टाटा मोटर बाइसेक्स की जो समझौती हुई उसको लेकर आपने देखा होगा कि कई लोग स्वागत कर रहे हैं लेकिन कई विरोध भी हो रहा है, जिसमें अफसर जावेद जो पिटिशनर थे उनके अधिवक्ता हैं और इस समझौते से लोग
एक तरीके से खफा हैं और काफ़ी कुछ इनका कहना है कि जो कोर्ट ने कहा था उसके अनुरूप ये समझौता नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट ये हुआ है और एक तरीके से मजदूरों के हित में नहीं है। हर तरफ से बताया जा रहा है कि ये समझौता ऐतिहासिक है। आपके हिसाब से क्या बात इसमें छूट गई जिसको लेकर आप लोग इस समझौते से नाराज हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ। एक कि ट्रेड यूनियन का मतलब जमशेदपुर में क्या है? इस मैंने आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले कि ट्रेड यूनियन का मतलब जमशेदपुर में क्या है? और दूसरा एक मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे अपने मामा रामाशंकर प्रसाद, अब नहीं हैं इस दुनिया में, वो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर थे इसी डिपार्टमेंट में, जिसमें डीएलसी साहब हैं। तो ये 2 बात मैं आपको पहले बता दूं। उस 2 बात मतलब ये जो 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें बहुत सारे आपके जो सवाल हैं उसका जवाब निहित है, और फिर हम बहुत शॉर्ट में आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो ट्रेड यूनियन की जो बात है, हमको लगता है कि उसमें हमको जाना नहीं चाहिए। नहीं, इसलिए पॉइंट पर आइए। नहीं, अभी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। ट्रेड यूनियन वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उस पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम आपको लीगल बात बताएंगे। मैं आदेश पर बात कर रहा था। हाँ, वही हम आपको लीगल बात बताएंगे और जो समझौते हैं उस पर करेक्ट। इसलिए ट्रेड यूनियन वाले ने क्या कहा उसका जवाब हमसे मत पूछिए। मेरे लिए बिल्कुल मतलब, क्योंकि मेरी जुबान खराब हो जाएगी, मैं उनके बारे में खराब बातें कहूँगा जो मैं चाहता नहीं। अब दूसरा मेरे मामा जी के बारे में बताता हूँ। मेरे मामा जी का नाम रामाशंकर प्रसाद था। मेरे 6 मामा थे, उसमें चौथे नंबर के मामा थे और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर बने। 20 साल की उम्र में मैंने बीएससी करके छोड़ दिया पढ़ाई। लगभग 5 साल तक मेरी पढ़ाई हुई नहीं उसके बाद, और मैं एक्टिविस्ट था, फुल टाइम एक्टिविस्ट। मेरे मामा जी को लगता था, और वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे, कि ये लड़का इतना ब्राइट था स्कूल में, और ये इसका मैंने ओरिएंटेशन कैसे ख़राब हो गया। तो जब भी आते थे मेरे यहाँ तो वो बहुत सारे सवाल लेके आते थे और मेरी स्क्रूइंग होती थी। सवाल पूछते थे, हमको जवाब देना। उनको लगता था कि फ्यूचर इसका क्या होगा, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है। और उनके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी थी। मैंने मेरे सबसे अच्छे मामा में वो एक थे। बड़े मामा तो थे ही, उनके उसके बाद जिनके साथ मेरी सबसे अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत बात होती थी उनसे। तो जब बहुत हम उनसे परेशान होने लगे तो एक दिन सोचे कि आज थोड़ा सा सवाल जवाब हम भी करते हैं। तो एक दिन हम उनसे पूछे कि मामा जी आपका डेजिग्नेशन क्या है? तो बोले कि मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। तो हम लोग, तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, क्योंकि लेबर इन्फोर्समेंट का मतलब हुआ कि लेबर लॉ जो हैं उसको आप इन्फोर्स करते हैं। बोले हाँ। क्या करते हैं? बोले हम कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में जा सकते हैं, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जा सकते हैं, और वहाँ अगर लेबर लॉ का वायलेशन होता है तो उसको हमको क्या नाम है रोकना है, और उसके खिलाफ चार्जशीट बनानी है, जो भी करना है। तब हम हंस के बोले कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बताइए करते कितना है? अब यहाँ उनके लिए मुश्किल था जवाब देना। तो बोले कि देखो, हम एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी नौकर हैं, मेरे ऊपर में एक डीएलसी होता है। डीएलसी को सब पता है कि हम कहाँ जाएंगे, कौन सा कंप्लेन आया, हम क्या करने वाले हैं, और सारा हमको रिपोर्ट करना है। तो अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में, अगर किसी कंपनी में अगर हमको नहीं मतलब एक्शन लेना है, तो डीएलसी हमको बुलाएगा, बुला के बोलेगा कि रामाशंकर जी आप जा रहे हैं, करिए, रिपोर्ट बना दीजिए, फाइल कर दीजिए, सब कुछ, एक्शन नहीं लेना है, बोल दिए हैं आपको 10,000 रुपया दे देगा। तो हमको हंसी आई। तो मैंने कहा तो मामा जी आप ऑनेस्ट आदमी नहीं हैं। तो बोले कि मेरे पिताजी उस समय टाटा मोटर्स में थे, एंड ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो मेरे पिताजी को रेफ़र करते हुए बोले कि जीजा जी, मतलब तो मामा थे तो मेरे पिताजी जीजा जी हुए। देखिए जी, तुम देखो, जीजा जी जो हैं प्राइवेट फॉर्म में हैं, वो ईमानदारी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने मूल्य के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। तुम भी रह सकते हो, तुम स्टूडेंट हो, पता नहीं आगे क्या करोगे, तुम भी अपने मूल्य के साथ ज़िंदा रह सकते हो। हम नहीं रह सकते हैं ईमानदारी के साथ। हमको अगर ईमानदारी से अगर ज़िंदा रहना पड़ेगा तो हमको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब बताओ, नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? ये खाएंगे वाला बात जो है मिडिल क्लास बात है। ये डर हमको भी था जब हमने अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन हमने इस डर को धीरे धीरे निकाला, और हमने सोचा कि कल मेरे प्लेट में अगर खाना नहीं होगा तो हम कल सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे। इसने हमको बदल दिया और हम उस ट्रैप में नहीं गए। अब आते हैं आपके लीगल सवाल पे। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम रेफ़र करेंगे फिर। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको सुनाया, और एक तो मेरे मामा के बारे में, और एक राहरगोड़ा में हम रहते थे, वहाँ एक ट्रेड यूनियन लीडर के बारे में मैंने आपको बताया, गोपेश्वर लाल के दलाल, मैंने सीधे हम कर सकते हैं, नाम नहीं बताएं, इसलिए अब इसको जैसे जिसको समझना हो अपना समझे। अब क्वेश्चन क्या है लीगल,
उसको समझिए। जो पिटिशनर है वो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम है अफसर जावेद। अफसर जावेद हमारे पास आए और बोले कि सर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि टाटा मोटर्स पिछले 3 दशकों से या उससे ज़्यादा समय से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करती रही थी। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या करती रही थी कि 240 दिन परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में 240 दिन होने के बाद भी वो मजदूरों को अस्थायी बना के रखी हुई थी। कुछ लोगों को 240 दिन से पहले ही हटा देती थी और फिर ले आती थी अगले साल, फिर उसी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पर। दोनों गलत है। 240 दिन कंप्लीट करने के बाद आप उसको अस्थायी नहीं रख सकते हैं, आपको स्थायी करना पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि स्थायी नेचर ऑफ जॉब है। 240 दिन से पहले आप जानबूझ के उसको हटाते हैं, 230 दिन में हटा दिए, 225 दिन में हटा दिए और फिर अगले साल उसको ले आते हैं और फिर उसी जॉब में उसको रखते हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि आप डिलीवरेटली कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि 230 दिन, 25 दिन, 220 दिन भी कंप्लीट होने के बाद उसको माना जाएगा कि उसने 240 दिन कंप्लीट किया और उसने स्थायी होने की अर्हता प्राप्त कर ली। ये कानून है। ये आए, इन्होंने कहा कि यही चीज बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ जो टाटा मोटर्स के लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। ये मेरा केस है और हमने डीएलसी को कई बार लिखा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। डीएलसी ने कुछ किया नहीं अभी तक। ठीक है, आपने डीएलसी का एक इंटरव्यू आपने जारी किया था, मैंने देखा उसको। तो पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि डीएलसी को जब अफसर जावेद ने लिखा और मेरे मामा जी ने क्या कहा था कि मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हूं, डीएलसी तो उससे बड़ा ऑफिसर है, उनसे बड़ा ऑफिसर है, होता है। तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर मतलब लेबर लॉज को एनफोर्स कौन कराएगा? डीएलसी। इसने लिखा कि टाटा मोटर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, हमने विरोध किया तो हमको नौकरी से हटा दिया, आप हमारी नौकरी वापस दिलवाइए, स्थायी करवाइए और हमारा बैक वेजेस भी दिलवाइए। जिस दिन मेरा 240 दिन हो गया था उस दिन से लेके आज तक का बैक वेजेस दिलाइए, ये कहा था इसने। इसने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका जो एप्लीकेशन था डीएलसी के पास, उस पर डीएलसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो पॉन्टिफिकेट कर रहा है, कानून समझा रहा था आपको और जजमेंट पढ़ रहा था। मैं आता हूं जजमेंट पे, वो क्या पढ़ा है और दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूं। इसके एप्लीकेशन पर उसने काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा, 30 सालों से ये चल रहा है धंधा टाटा मोटर्स का। 30 सालों से मेरे मामा ने क्या कहा, फिर मैं मामा जी को इन्वोक करता हूं कि हम लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, हम किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में और कंपनी में जा सकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं लेबर लॉ का वायलेशन तो नहीं हो रहा, और वायलेशन अगर हो रहा है तो हम उसको ठीक करेंगे, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहा था मेरे मामा ने। डीएलसी को तो ये काम करना था ना, क्योंकि वो तो मेरे मामा से बड़ा ऑफिसर है। 30 साल से इस डीएलसी को या इसके पहले जितने डीएलसी आई, ये सब पहले जो जितने एलसी बने, किसी को नहीं पता चला कि टाटा मोटर्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है। किसी ने उसको कंप्लेन नहीं किया, या अपने से मतलब उसके लोग गए नहीं, वो खुद नहीं गया टाटा मोटर्स में, उसका कोई लेबर इंस्पेक्टर नहीं गया, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं गया, जो मेरे मामा थे। गया ना, मतलब तुमको पता था। 30 सालों से तुमको पता था कि टाटा मोटर्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन तुमने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ऐसे ही बिना पैसा लिए। 10,000 रुपये वाली बात फिर इन्वोक करना चाहूंगा कि जिस पर एक्शन नहीं लेना होगा तो डीएलसी बुला के कहेगा कि भाई आप रिपोर्ट फाइल कर दीजिए, एक्शन मत लीजिएगा, 10,000 रुपया बोल दिए हैं रामाशंकर जी, प्रसाद जी, आप ले लीजिएगा। ये डीएल एक सेकंड तो डीएलसी को, एलसी को सबको पता था, चीफ मिनिस्टर को सबको पता था कि टाटा मोटर्स पिछले 30 सालों से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है, उस पर कोई एक्शन उन लोगों ने नहीं लिया। इनके कोनाइवेंस के चलते मजदूर डरते हुए रहे, और साथ में इनके गुंडे हैं, जो इनका ट्रेड यूनियन है वो तो गुंडों का, दलालों का एक गैंग है। ये सारा एक जो षड्यंत्र है और ये सारा जो सिस्टम है जिसमें डीएलसी शामिल है, एलसी शामिल है, टाटा मोटर्स है, पुलिस वाले हैं, है ना, उसके बाद ये ट्रेड यूनियन वाले हैं, इन सब का एक गैंग है। इतने बड़े गैंग के खिलाफ आप उम्मीद करते हैं 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया कमाने वाला एक अस्थायी मजदूर इनके खिलाफ बोलेगा? और अभी क्या कर रहे हैं उस पर बाद में आते हैं। तो अफसर जावेद मेरे पास आए, बोले कि डीएलसी ने कुछ नहीं किया आज तक 30 सालों तक, और हमने जो कंप्लेन दिया उस पर भी डीएलसी ने कुछ नहीं किया, आप एक रीट लगाइए। मैंने रीट लगा के कोर्ट को क्या कहा, कोर्ट का पैरा नंबर 5 पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसको तो सुनेंगे बहुत सारे लोग, तुमको समझ में आना चाहिए। देखिए 5 नंबर में मैडम जो ऑनरेबल जस्टिस थी उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज ऑल्सो सबमिटेड दैट प्राइमरीली द पिटिशनर इज फाइटिंग फॉर हिज डीम्ड स्टेटस ऑफ ए परमानेंट एम्प्लॉय in the light of Industrial Employment Standing Order Act 1946. The Learned Counsel has also submitted that the petitioner has been relying upon the judgment passed by the Honorable Bombay High Court, whose copy has been annexed along with the writ petition. The Learned Counsel has submitted that
This writ petition is fully covered by the judgment passed by the Honorable Bombay High Court, and therefore the petitioner has sought a mandamus from this court for the reliefs as prayed for in this writ petition. ये क्या है? हमने क्या उनको कहा? हमने कहा कि my lord, ये जो पिटिशन हमारा है, ये जो हमारा ग्रीवांस है, इट इज आइडेंटिकल टू द ग्रीवांसेस रेज्ड बाय द बॉम्बे पुणे प्लांट वर्कर्स. इट इज आइडेंटिकल विच हैज ऑलरेडी बीन एडजुडिकेटेड. इसको फर्दर एडजुडिकेट नहीं करना है, इसको डिसाइड नहीं करना है. क्यों? वहाँ क्या हुआ था, वर्कर्स ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया, सरकार ने उसको रेफर किया लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, लेबर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये लोग फिर गए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जीते, बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ के आदेश के खिलाफ टाटा मोटर्स गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. दिस इज द केस. हमारा केस तो, इनका केस तो ऐसा नहीं है. इनका केस तो है ये भी टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय है और इनके साथ वही कर रही थी टाटा मोटर्स पिछले 30 साल से इनके साथ और दूसरों के साथ जो उसने पुणे प्लांट के लोगों के साथ किया था. तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारा केस आइडेंटिकल है. आप जो है डीएलसी को कहिए, जिसको हमने दिया था आवेदन, डीएलसी को कहिए कि वो हमको परमानेंट कराए और मेरा बैक वेजेस दिलाए. हमने ये कहा. तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, चूंकि इसमें कुछ लोग पढ़े हैं तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पैरा 16 में कहा, इन व्यू द अफोरसेड फाइंडिंग, this court is of the view that the relief as sought by the petitioner in this writ petition is not maintainable. Consequently, no such relief can be granted under Article 226 of the Constitution of India. क्या कहा, क्या यही तो कह रहे हैं. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या कहा. केवल इतना ही थोड़ी कहा, उसके बाद आगे भी कहा है ना. इसमें क्या कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो मामला ऐसा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज हुआ था, वो मैटर गया था सरकार के पास, सरकार ने फिर उसको लेबर कोर्ट भेजा, लेबर कोर्ट ने फिर आदेश पास किया, उसके खिलाफ गए हाई कोर्ट, उसके बाद गई सुप्रीम कोर्ट मैटर. यहां ये मैटर नहीं है. क्यों ये मैटर नहीं है? क्योंकि हमने सीधा एक एप्लीकेशन पकड़ाया डीएलसी को और कहा कि हमको करवाओ, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया जो मेरे फेवर में है और मेरा केस आइडेंटिकल है, जो इसने करवाया नहीं. तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा कि आप इसको कहिए कि इसको इंप्लीमेंट करें. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये मसला उस तरीके से नहीं आया मेरे पास जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में आया, और मेरे पास ये फैक्ट्स नहीं है, चूंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं. किसने नहीं किया? डीएलसी ने कोई आदेश ही नहीं पास किया, तो मेरे पास वो फैक्ट नहीं है कि आपका मैटर पुणे जो प्लांट है उसके जो मजदूर हैं उसके जैसा आइडेंटिकल है कि नहीं, मतलब आपका मैटर और पुणे के प्लांट के मजदूरों का मैटर सेम है कि नहीं. ये फैक्ट मेरे पास नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डीएलसी ने आदेश नहीं पास किया. किसकी बदमाशी है? किसकी बेईमानी है? डीएलसी की बेईमानी है, जिसने इसके कंप्लेन पर कोई आदेश नहीं पास किया. उसके चलते ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वो फैक्ट नहीं है, और इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, वो कानून समझा रहे थे. एक किसी का इंटरव्यू मैंने देखा, वो समझा रहा था कि 226 में फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हैं. तो ये क्यों गया था? ये तो फंडामेंटल राइट नहीं है. लेकिन उसको मालूम नहीं है इनहेरेंटली ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23, जिसको कहते हैं एबोलिशन ऑफ बेगार, जो उसको नहीं मालूम है, उस ट्रेड यूनियन लीडर को, और जिसकी बात ये डीएलसी को मालूम है. ट्रेड यूनियन वाले तो छोड़ दीजिए, उनको तो मालूम ही नहीं है कुछ, तो दलाल हैं, उनको क्या मालूम होगा, उनको कानून से कोई लेना देना थोड़ी है. डीएलसी को मालूम है, डीएलसी बात नहीं कहेगा कि ये जिस तरीके से इनको काम करवाया जा रहा है, दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 23 एबोलिशन ऑफ बेगार. ये इनहेरेंट बात है. तो एक मिनट, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हमारे पास फैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डीएलसी ने इसके एप्लीकेशन पर आदेश नहीं पास किया, इसलिए फैक्ट नहीं है. तब क्या कहा आगे हाई कोर्ट ने? अब देख लीजिए. However, it has been brought to the notice of this court through the writ petition that petitioner has raised his grievance before the respondent number 2. respondent number 2 कौन है? डीएलसी. क्योंकि रिट जो है वो डीएलसी के खिलाफ होगा, रिट टाटा के खिलाफ नहीं होगा. रिट डीएलसी के खिलाफ हुआ, और इसलिए हुआ कि क्या नाम है, डीएलसी जो है स्टेट है. डीएलसी को हमने कहा कि इंप्लीमेंट कराओ, एनफोर्स कराओ लेबर कानून, वो नहीं करवाया. तब हम गए हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने कहा कि इनका पिटीशन यहां पड़ा हुआ है. वहां क्या कहा कि मेंटेनेबल नहीं है. क्यों मेंटेनेबल नहीं है? क्योंकि ये पिटीशन इसके पास पड़ा हुआ है. क्यों मेंटेनेबल? बात समझ में आ रहा है आपको? मेंटेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसके पास, इस रिस्पोंडेंट नंबर 2 इस डीएलसी के पास पड़ा हुआ है, और इस डीएलसी ने इसके एप्लीकेशन पर कोई आदेश नहीं पास किया, इसलिए वो मेंटेनेबल नहीं था. ये तो नहीं बताया उसने, डीएलसी ने आपको इंटरव्यू में. उसके बाद एंड रिस्पोंडेंट नंबर 3 टाटा मोटर्स हैज बीन रिस्पॉन्डिंग टू द पिटीशन. कह रही है कि भाई टाटा मोटर्स ने जवाब दिया है, इसके पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ अफसर जावेद का डीएलसी के पास, और टाटा मोटर्स ने जवाब दिया है. ठीक है. अब लिख रही है बट द मैटर हैज नॉट येट बीन टेकन टू दिस लॉजिकल एंड. किसने लॉजिकल एंड पर नहीं ले गया? डीएलसी नहीं ले गया. ये जो चोर बैठा हुआ है डीएलसी, वो नहीं ले गया इसको लॉजिकल एंड पे.
कौन कह रहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रही है। इसके ऊपर में सारा दारोमदार कि इसने उसको लॉजिकल एंड पर नहीं ले गया, जबकि टाटा मोटर्स वहां अपियर कर गई थी। उसके बाद क्या कहा? इन सच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट डायरेक्ट्स द रेस्पोंडेंटम। किसको डायरेक्शन दिया? डीएलसी को दिया। डीएलसी को कहा कि टेक द ग्रीवांस ऑफ द पिटिशनर टू अ लॉजिकल एंड। तुमने किया नहीं, इसलिए तुमको कहा जा रहा है कि तुम लो। तो इसके और फिर हमको कहा गया कि आप सारा डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग दिस रीट पिटिशन आल्सो यू फाइल बिफोर दिस डीएलसी, एंड देन डीएलसी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टीज and an effective hearing from both the parties, the DLC will pass a reasoned order. करेक्ट? तो डीएलसी को क्या कहा गया? डीएलसी को कहा गया कि तुम एग्जामिन करो कि अफसर जावेद का मसला टाटा मोटर्स पुणे प्लांट के जो मजदूर जो गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनके मसले की तरह है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं। अगर है तो तुमको एनफोर्स कराना है लॉ को। तुम्हारे अंडर में है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, तुम तो ऊपर में हो, तुमको तो और भी ज्यादा एनफोर्स कराना है, तो एनफोर्स कराओ। तो इसने क्या किया? डीएलसी ने एक चिट्ठी लिखी टाटा मोटर्स को और कहा कि 2700 लोगों को आप परमानेंट कैसे करेंगे, उसकी योजना हमको बताइए। योजना चाहिए इसको। अब पहले बताइए कि ये चिट्ठी उसने कैसे भेजा, उसको पावर किसने दिया? थोड़ी देर के लिए मान लो कि टाटा मोटर्स जो है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं थी, वो नहीं कर रही थी, तो डीएलसी को पावर था ये चिट्ठी भेजने का? नहीं ना। डीएलसी को पावर क्या है? डीएलसी कोई गैर कानूनी काम करेगा उसके लिए तो उसको कोई पावर ही नहीं है। सरकारी अधिकारी को तो पावर कानून देता है। तो कानून ने उसको पावर दिया। क्या कानून ने पावर दिया? कि पता करो कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं टाटा प्लांट में, जमशेदपुर के प्लांट में, टाटा मोटर्स के। ये कहा। और वो क्या है कि 240 दिन का काम करा के या 240 दिन से कम काम करा के हटा देते हैं और फिर दोबारा ले आते हैं परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में। इसका मतलब है कि 240 दिन, 230 दिन, 220 दिन जिस दिन कंप्लीट हुआ ये परमानेंट हो गए और इनको परमानेंट करना है और इनको बैक वेजेस देना है। ये इशू था ना। तो अगर ये इशू डीएलसी को नहीं मिला तो उसने चिट्ठी कैसे लिखी? क्योंकि कानून उसको पावर देता है। ये अगर नहीं मिलता तो ये चिट्ठी लिखता ही नहीं। इसका मतलब उसको मिला, उसने जांच की, ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के तहत उसने जांच की और उसको मिला कि 2700 लोग जो हैं उनके खिलाफ टाटा मोटर्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है। ये लोग 10 साल से 15 साल से, एक इंटरव्यू आपने किया था शायद किसी का या किसी दूसरे ने किया, तो उसमें महिलाएं बोल रही है 15 साल से मैं 22 हूँ। अरे यूनियन की, हाँ, मैं 15 साल से 22 में काम कर, अरे ये तो प्रूफ हो गया। उसको लगाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी। उस इंटरव्यू को हम लगाने वाले हैं हाई कोर्ट में एफिडेविट में कि ये तो कर रही है महिला 15 साल से 22 में, मतलब 22 में है, मतलब हमको अस्थायी मजदूर बना के रखा गया है। नहीं तो 15 साल तुम कैसे काम करोगी? अस्थायी नेचर के जॉब में जाओगी तो कई 6 महीना काम करोगी, फिर दूसरे जगह में काम करने जाओगी ना। टाटा मोटर्स में क्या करने जाओगी? गेटिंग माय पॉइंट? 15 साल से अगर कोई 22 में काम कर रहा, मतलब स्थायी नेचर ऑफ जॉब है और टाटा मोटर्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है। एक सेकंड, एक इसके बाद सवाल करिएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डीएलसी साहब हैं, इनको ये मिला कि टाटा मोटर्स जो है, लेकिन उस फैसले का आपसे स्वागत किया था जब उन्होंने किसका? पास किया था। हाँ, तो ये फैसला, ये जो चिट्ठी डीएलसी ने लिखी तो अच्छी चिट्ठी लिखी। इसके बाद इनको खरीदा गया या इनको मैनेज किया गया? तो आप तो उस समय परमानेंट, एक मिनट सुन लो। इसके बाद आते हैं बीच में एलसी। एलसी कहां से आ गया? एलसी को कोई डायरेक्शन है हाई कोर्ट का? एलसी को कोई पावर है? एलसी कहां से आया? पहले समझने के बाद समझिए। लॉ, हम लोग लॉ डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग और कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग लॉ। एलसी को कौन से, ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है उसका कौन सा सेक्शन कहता है कि एक डायरेक्शन है डीएलसी को एग्जामिन करने के लिए कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चल रहा है कि नहीं, और चल रहा है तो सारे लोगों को परमानेंट कराओ और उसको बैक वेजेस दिलाओ। उसमें एलसी आके कहेगा कि नहीं 2700 लोगों में 1800 लोगों के खिलाफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चलेगी, मतलब टाटा मोटर्स को अलाउड है, और 900 आदमी को आप कर दीजिए। चूंकि अब हाईकोर्ट का आ गया है आदेश, तो हाईकोर्ट को ऑनर करना है, तो 900 आदमी को आप कर दीजिए परमानेंट, 1800 लोगों के खिलाफ आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चलाते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हु हैज ऑथराइज्ड हिम? ब्लडी अंडर व्हाट लॉ ही अपीयर्ड इन दिस? ये एलसी घुसा कैसे? इसको तो इसी बात पर इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए कि टाटा मोटर्स ने इसको कितने पैसे दिए और इसको जेल भेजना चाहिए, इसको भी और डीएलसी को भी, दोनों को। आई एम टेलिंग यू ऑन ओपनली, एंड दिस शुड बी हर्ड बाय एवरीबॉडी कंसर्न्ड विद दिस केस। अब पूछिए सवाल। मेरे सवाल ये हैं, जैसे आपने ये कहा पहले जो डीएलसी ने फैसला दिया था 3 महीने 4 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने कहा कि इससे बेहतरीन कोई आदेश हो नहीं सकता। और जब अब 2700 लोगों का परमानेंट करने का टाटा मोटर्स ने एक तरीके से सूची जारी कर दिया है, 900 लोगों का भी हुआ है और 900 3 सालों में पूरे।
तो अब उसमें दिक्कत कहाँ रही है? दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि भई वहाँ और यहाँ में क्या अंतर था? तो यहाँ तो तीनों का एग्रीमेंट था, लेबर कमिश्नर, यूनियन और आपका कंपनी का। तो उसी बिहाफ़ पर फिर से उन्होंने लेबर कमिश्नर और ए का बिहाफ़ पर कि बाई-6 हम बनाकर और इस तरीके से, तो वो तो पहले से ट्रिपाइट जो एग्रीमेंट था उसके आधार पर बाई-6 को बनाया गया था, रोज़गार देने के लिए जो पक्ष है उनका। देखिए, सवाल आप जैसा पूछ दिए कि हमको कुछ बातें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। पहली बात, इनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। बाई-6 पहले सहमति सुनिए, से सुनिए, बने। हाँ। मेरी बात सुनिए, पहले हमको बोलने दीजिए। हम भी हुँ, बाई-6 जानते हैं हुँ, ना। हम तो यहीं मेरा जन्म हुआ, हुँ, तो हम तो सब जानते हैं। हुँ। पहली बात ये है कि बाई-6 का अपना कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। हो नहीं गया है। बात खत्म। हाँ, सही। तो इनको कौन रिप्रेज़ेंट करेगा? जिसका संघर्ष उसका नेतृत्व ना। हुँ। ये अगर अग्रीव्ड हैं, तो इनके लोग ना जाएँगे बात करने के लिए कि स्थायी लोगों का जो यूनियन है, जिसको मैनेजमेंट ने बनाया है, जो दलाल हैं सब, लेकिन ठीक है, वो रिकॉग्नाइज़ है लीगली, तो हम उसमें नहीं जाएँगे, लीगैलिटी पे नहीं जाएँगे। हुँ, वो एक लीगल बॉडी है, वो किसकी है? वो तो परमानेंट लोगों की ही है, हुँ, इसकी तो है नहीं। हुँ। तो वो कैसे चली गई इनके बिहाफ़ में ये करने के लिए? लेकिन अब इनके बिहाफ़ में अभी तक वही करते आ हाँ, रही करते आ थी। रही, तो उसको किसने कहा? हमने तो नहीं ऑथराइज़ किया। तभी तो 30 साल से गलत होता है ऐसे। हमने तो नहीं ऑथराइज़ किया उसको। हुँ, ऑथराइज़ अगर करना होगा तो जो हुँ, एम्प्लॉइज़ हैं अस्थायी, उसमें से कोई जाएगा। हुँ, वो जाएँगे, दलाल सब जाएँगे इनके बिहाफ़ में, उनको किसी ने ऑथराइज़ नहीं किया। उसका कोई रिकॉग्निशन लॉ में नहीं है। पहली बात समझिए हुँ, कि वो यूनियन जो है, इस तरह के किसी एग्रीमेंट के लिए ऑथराइज़ नहीं है, हुँ, लीगली नहीं ऑथराइज़्ड है। मतलब लॉ में उसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं है। वो सब दलाल चोर हैं, उसको हटाइए। वो जो किए हैं, वो अपने घर ले जाएँ एग्रीमेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है। डीएलसी ने जो किया और एलसी ने किया है जो एग्रीमेंट, वो भी डीएलसी और एलसी अपने घर ले जाएँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएलसी ने ये चिट्ठी लिख के अपने हाथ काट दिए और वो चिट्ठी लीगली बिल्कुल सही है। क्या कहा उसने? उसने टाटा मोटर्स को कहा कि बताओ कितने दिनों के अंदर में तुम 2700 लोगों को परमानेंट करोगे? तुम्हारी योजना क्या है? हुँ, उसने अपना हाथ काट दिया, अपना भी और डीएलसी का भी, सबका। कुछ चेंज इस चिट्ठी में नहीं हो सकता है और इस चिट्ठी के हिसाब से और इस आदेश के हिसाब से उसको 3 महीने के अंदर में 2700 लोगों को परमानेंट करवाना था और 2700 लोगों को बैक वेजेस दिलाना था। दिस इज लॉ एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम देखेंगे कि क्या ये, इसका तो अब मेरे पास इंटरव्यू है, हम तो उसको लगाएंगे लेकिन अपने एफिडेविट में। उनका कहना था कि देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं थी। अगर हम 2700 को अगर एक बार बने कंपनी चलानी है, यहाँ कई कंपनियां बंद हो गई इसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, तो हमें इस तरह के समझ रास्ते गया देखने आपका था। आपका सवाल, समझ ठीक है। गया, हाँ, सवाल कंप्लीट करने की हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के डेफिनेशन में है कि प्रैक्टिकल बेसिस पे आप कुछ करेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि किसी प्रैक्टिकल बेसिस पे आप जाके एग्रीमेंट कर लेंगे, बोला है। व्हाट इज प्रैक्टिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉनसेंस प्रैक्टिकल? नथिंग डूइंग। सिंपल बात है कि अगर टाटा मोटर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती रही है पिछले 30 सालों से, और ये अस्थाई मजदूर जो हैं, जिनको स्थायी हो जाना चाहिए था 240 दिन के बाद, 230 दिन के बाद, 220 दिन के बाद, अगर ये नहीं हुए हैं तो इनको आज की तारीख में तुरंत करना है परमानेंट और इनको बैक वेजेस देना है। जिस दिन ये 220 दिन, 30 दिन, 40 दिन कंप्लीट कर लिए, जिस दिन, उस दिन से आज तक ई ग्रेड या कुछ बताते हैं ये लोग कि ई ग्रेड ग्रेड, होता है सर। हाँ, कुछ कुछ ग्रेड है, जियो ग्रेड और जिस डी ग्रेड ग्रेड। में जिस ग्रेड में इनको एक्चुअली परमानेंट इनको करना था पहले, उस ग्रेड का बैक वेजेस इनको देना पड़े। आज तो देना ही है, आज तो इनको परमानेंट करने के बाद देना ही है, लेकिन बैक वेजेस भी उसको उस टाटा मोटर्स को उसी ग्रेड पे देना था। दिस इज लॉ। ऑल दिस टॉक ऑफ प्रैक्टिकल नहीं था, दिस कंप्लीट नॉनसेंस, दिस कंप्लीट नॉनसेंस, दिस इज इन द माइंड ऑफ दिस एलसी एंड डीएलसी हु आर जस्ट करप्ट पीपल। गो एंड लेट देम। है हिम्मत मेरे खिलाफ, हम तो कह रहे हैं कि करप्ट है, बेईमान है, 12,000 दोनों 15,000 करेगा करोड़ मेरे रुपए खिलाफ खर्च किया है क्या सर। नाम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है हिम्मत। हम बोल रहे हैं कि ये करप्ट है, पैसा लेके किया है ये एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट का लीगली कोई वैल्यू नहीं है। यही बात हम कोर्ट में बोलेंगे, खाली इसको करप्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि कोर्ट की एक मर्यादा है। ये नहीं बोलेंगे कि डीएलसी करप्ट है, एलसी करप्ट है, केवल ये नहीं बोलेंगे, बाकी सब तो यही बात बोलेंगे जो बात आपको हम बता रहे हैं। नहीं, एक सवाल ये है कि आप तो एक आदमी के लिए गए थे, उन्होंने 2700 का रास्ता बना दिया और उनका ये भी कहना है कि हमने 2700 लोगों के इसका भी लिए जवाब हमने देता हूं। रास्ता वेरी बनाया। गुड, वेरी और गुड। आगे का क्या इसका आपका भी निर्णय? जवाब आप देता क्या हूं। चाहते हैं कि इसका, एक आदमी की वजह से 2700 लोगों की नौकरी खतरे में चली जाए? देखिए देखिए, आप समझते नहीं हैं, आप क्या नाम है, ये जो ऑफिसर्स हैं ना, सरकारी ऑफिसर, इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत चालाक लोग होते हैं, धूर्त। इसने क्या कहा, कहा कि तुम पता करो कि अफसर जावेद का मसला, पुणे प्लांट के 55 लोग जो गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट, 52 लोग, उनके जैसा आइडेंटिकल मसला है कि नहीं। इसको तो मिला कि मसला है। तो अगर वो एक ऑर्डर पास, अब बात को समझिए, अगर वो ये कहता टाटा मोटर्स को कि अफसर जावेद को के लिए हमारे पास डायरेक्शन आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, हमको मिला है कि तुमने अफसर जावेद के साथ
अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में तुमने किया है इसके खिलाफ, तो अब आप इसको परमानेंट करिए और इसको बैक वेजेस दे दीजिए। आइडियली उसको कहना यही था। डीएलसी को क्या कहना था? उसको क्या कहा? उसने कहा कि एक आदमी के बारे में ये आया था ना ऑर्डर, तो फिर 2700 को क्यों किया उसने? एक मिनट, आप समझिए, उसकी चालाकी समझिए, उसकी धूर्तता समझिए। उसको कहा गया था कि अफसर जावेद को परमानेंट कराओ और इसको बैक वेजेस दिलाओ, और कुछ नहीं कहा गया था। उसको करवाना था इसको परमानेंट और बैक वेजेस दिलाना था। लेकिन अगर ये आदेश पास कर देता तो बाकी 2700 लोगों को क्यों नहीं करना पड़ता टाटा मोटर्स को? आधार बनता ना। तो अगर उसमें जाता, अगर उस रास्ते में जाता कि इसको करवा देता, तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं पूरा, क्योंकि तुरंत चले जाते हाई कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत ऑर्डर पास कर देती उनके पक्ष में। उसको ये करना नहीं था। उसने टाटा मोटर्स वाले जा रहे थे उनके पास, टाटा वाले तो यही करते हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो चोर है, चोर कंपनी है। पहुंच गया, रास्ता निकालिए कुछ। तो डीएलसी ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीरो तो नहीं हो सकता है ना? इसलिए उसने इस आदेश का पालन नहीं किया। अभी हम कॉन्टेम्प्ट फाइल करेंगे तो हम यही लिखेंगे कि आपने तो कहा कि ये सिंगल आदमी का पिटीशन है, सिंगल आदमी का कंप्लेन है इसके पास, तो ये सिंगल आदमी को ना इसको नौकरी दिलवाना था जबकि अभी तक मुझे कुछ और नहीं बैक वेजेस दिलवाना था। ये सिंगल आदमी को नहीं देके एक चिट्ठी दे दिया, कहा कि 2700 लोगों को परमानेंट कैसे कीजिएगा, उसकी योजना बताइए। उसके बाद 900 आदमी का के साथ इसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कर लिया, और उस एग्रीमेंट में बैक वेजेस की कोई बात नहीं है, उसका स्केल का भी बात नहीं है, पे स्केल की भी बात नहीं कि किस पे स्केल, उसी पे स्केल में उसको परमानेंट करेगा, तो मतलब क्या हुआ? और तो और वो एक तरह से टाटा मोटर्स को उसने लाइसेंस दे दिया कि भाई 900 लोगों को के लिए हम कह रहे हैं कर दो, क्योंकि उसके लिए हम पैसा लिए हैं, और बाकी 1800 लोगों के खिलाफ जो तुम्हारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चल रहा था उसको जारी रखो। यू गॉट इट? हमको लगता है सारा आंसर हम कर दिए, तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इन तमाम बातचीत पर आपकी क्या राय है, और ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है उस पर अपनी आप राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये कौन सही है, क्या गलत है आपके नज़रिए में। अपने सहयोगी सी एच रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।